दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पिछला 2-3 दिन का जो करंट अफेयर्स छूटा हुआ था उन सबको डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 20 और 21 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर दिया था। इस वीडियो में हम 22, 23, 24, 25 यानी आज तक का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन है और इसकी पीडीएफ जिनको चाहिए कौन सा, तो ये लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। पहला इसमें न्यूज हमने जो उठाया हुआ, ये 60 साल पूरा हुए 2022 में इंडिया चाइना वार के। अब बात ये मन में भी उठनी चाहिए कि आखिरकार इंडिया चाइना वार जो 1962 हुआ वो क्यों हुआ। तो इसके पीछे के कई उसमें रीजन थे, लेकिन तात्कालिक रीजन था इंडिया के द्वारा 1959 में दलाई लामा भारत भाग के आते हैं तिब्बत से और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर उन्हें शरण दिया जाता है। इसके पहले भारत के द्वारा 1954 में इंडिया और चाइना के मध्य पंचशील समझौता भी संपन्न हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद चीन के द्वारा अपनी विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए भारत पर 1962 में आक्रमण किया जाता है, जिसे इंडो चाइना वार के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कुछ एग्रीमेंट हुए हैं भारत और चाइना के बीच जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, उसको भी आप लोग देख लीजिए। पहला ये है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांक्वालिटी, ये 1993। तो पूछेगा मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांक्वालिटी ये कब हुआ, तो ये शांति स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया व चाइना के बीच 1993 में ये यानी एग्रीमेंट होता है। इसके बाद मिलिट्री कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स 1996 में हुआ, 3 साल बाद। इसके बाद 2012 का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन यानी सीमा रक्षा सहयोग 2012 में हुआ। कब हुआ? 2012 में हुआ। इसके अलावा 2005 में एक एग्रीमेंट और हुआ था, जो ये लंबा सा लिखा है, आप लोग देख लीजिए। पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री क्वेश्चन, यानी जो सीमा से संबंधित प्रश्न हैं उनके सेटलमेंट के लिए, उनके समाधान के लिए, यानी राजनीतिक पैरामीटर्स क्या होने चाहिए और गाइडिंग प्रिंसिपल दिशा निर्देश के सिद्धांत क्या होने चाहिए, इस पे भी ये एक एग्रीमेंट हुआ था। तो जब भी आप मेंस में लिखें कि क्या सारा इंडिया चाइना के बीच विवाद ही विवाद है, तो वहाँ पर ये सहयोग के पॉइंट का भी उल्लेख कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा जो न्यूज में बना हुआ, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से संबंधित है। और अभी चर्चा में क्यों ये बना हुआ, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का जो लाइसेंस था उसे रद्द कर दिया गया है। अब बात करें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट कब का है, तो ये 1976 में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसमें 2010 में इसमें संशोधन भी किया गया है। अब बात करें कि जो ये FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट किस लिए लाया गया, तो अगर आप भारत के बाहर किसी भी दूसरी संस्था या देश से कोई अनुदान प्राप्त करते हो तो आपको हर हालत में FCRA में रजिस्टर करवाना होगा। बिना FCRA के रजिस्ट्री के आप कोई भी विदेशी अंशदान नहीं प्राप्त कर सकते हो और न ही कोई यानी अनुदान प्राप्त कर सकते हो। अब बात आती है कि जो 1976 का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी इसी को गृह मंत्रालय के नाम से जाना जाता, इसके अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। और 1976 का जो अधिनियम था उसमें 2010 में संशोधन किया गया और इससे संबंधित 2015 में यानी दिशा निर्देश भी जारी किए गए। अब वो दिशा निर्देश क्या है, तो यहाँ पर आपको लिखा है कि दिशा निर्देश क्या है, कोई भी NGO हो यानी उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि अगर वो किसी भी विदेशी संस्था या सरकार या देश से कोई भी विदेशी फंड प्राप्त करता है तो उसे हर हालत में
यानी कि एफसीआरए में रजिस्टर करवाना होगा। और दूसरा, उसके फंड को सस्पेंड किया जा सकता है अगर इससे भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता प्रभावित होती है और भारत के उस देश के साथ मित्रवत संबंध या किसी दूसरे देश के साथ जो मित्रवत संबंध हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, या भारत में ही कम्युनल हार्मोनी यानी जो सांप्रदायिक सामंजस्य की भावना है, ये इस पे अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में भी जो फॉरेन स्टेट के द्वारा किसी भी एनजीओ का कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है या अनुदान दिया जा रहा है, उसको रोका जा सकता है। बात करें एफसीआरए की, तो एफसीआरए मैंडेटरी करता है। ये शब्द ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में ऐसे वर्ड डालता है कि मैंडेटरी है कि नहीं, तो ये मैंडेटरी है टू ऑल सच एनजीओ टू रजिस्टर देमसेल्फ अंडर द एफसीआरए। यानी अगर आप विदेशी अनुदान प्राप्त करना चाहते हो तो या विदेशी सहायता लेना चाहते हो तो हर हालत में आपको एफसीआरए के अंतर्गत रजिस्टर करवाना होगा। अब ये रजिस्ट्री होगी तो ये वैलिड कितने साल के लिए होता है, तो यहाँ पर आपको लिखा है 5 वर्षों के लिए। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। और फिर अगले यानी 5 साल के बाद यानी 6 माह के अंदर आपको रिन्यूअल करवाना होगा। 6 माह के अंदर रिन्यूअल कराना होगा। अगर सरकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा आपका जो लाइसेंस दिया गया था ये रद्द कर दिया जाता तो ऐसी कंडीशन में 3 साल तक री रजिस्ट्रेशन के लिए आप नहीं करा सकते हैं, यानी आपको अनुमति नहीं है। 3 साल तक वेट करिए फिर आपका अनुमति होगी। अब बात ये आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए कि क्या यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसके द्वारा कितने दिनों में यानी ये अनुमति दे दी जाती है, तो ये 90 दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये 90 दिन में आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यस या नो में उत्तर देना होता है। इसके बाद अगला इसमें देखिए कौन फॉरेन फंड नहीं प्राप्त कर सकता है, यानी एफसीआरए में भले ही उसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो लेकिन उसे फॉरेन फंड कौन नहीं प्राप्त करेगा, तो ऐसा कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो अब उसे कोई भी विदेशी अनुदान लेने का यानी कोई भी इसके अंतर्गत अनुमति नहीं दी गई है। अगला कोई भी जर्नलिस्ट है या फिर न्यूज़पेपर या मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी है, कोई भी मीडिया से संबंधित समाचार पत्र प्रसारण से संबंधित कोई कंपनी है तो उसे भी अलाउ नहीं किया गया। जजेस कोई भारत का न्यायाधीश है या गवर्नमेंट सर्वेंट से कोई भी सरकारी यानी सेवक है तो उसे भी अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये पॉलिटिकल नेचर, कोई भी राजनीतिक प्रकृति टाइप का कोई भी संगठन है तो उसे भी अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर दियर ऑफिस बेयरर्स, यानी कोई भी जैसे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, तो इनके कोई राजनीति की पार्टी है उससे संबंधित कोई सदस्य है या विधानसभा सांसद के सदस्य हैं और साथ में जो इससे संबद्ध जो ऑफिस है उसमें कोई पदधारी व्यक्ति है तो उसे भी किसी भी कीमत पर ये फंड नहीं प्राप्त कर सकता, फॉरेन फंड प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर दिया। अगला फिर आपका ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया। तो नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल अब ये किसके लिए है, तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है रियल इस्टेट, जो रियल इस्टेट होता है, रियल इस्टेट आप समझते ही हैं, जैसे कोई बिल्डिंग का क्रय विक्रय कर रहा है, यानी वो सब रियल इस्टेट में आता है, आवास बना के बेचना और ये सब। तो इसमें रियल इस्टेट डेवलपर्स को आसानी से इसमें क्या होगा, यानी फंड की उपलब्धता हो सके ताकि वह यानी जो प्रोजेक्ट उसके हैं उसमें अच्छी क्वालिटी आ सके और वायबिलिटी आ सके, तो इसके लिए इसे लाया गया है। और ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी
इसे आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, जिसे हम शॉर्टकट में महुआ बोलते हैं, तो महुआ के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया है। इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन में लगी हुई एजेंसी हैं उनको क्या प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट की जो भी ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सकेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला फिर इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये पूछा जा सकता है। इसको शॉर्टकट में INVI, यानी आई कैपिटल लेटर्स में है, आई फिर 2 अक्षर स्मॉल हैं, INV फिर आपका कैपिटल IT, यानी INV से क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसकी फुल फॉर्म है। अब ये क्या है, तो ये अब देखिए, अभी तक क्या होता था, जो म्यूचुअल फंड हैं, स्टॉक हैं, बॉन्ड्स हैं, इनके लिए अलग अलग प्रकार की जो कंपनी होती थी वो काम करती थी, अलग अलग प्रकार के ट्रस्ट काम करते थे, लेकिन इन सब के बीच एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम कौन करेगा, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको लिखा भी है कि ये क्या है, एंड इन बिटवीन व्हीकल, यानी जो ये आपका स्टॉक बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड से संबंधित जो एजेंसियां थी उनके बीच, यानी ये इनके बीच के फीचर को ये शामिल करता है, यानी कुछ विशेषताएं स्टॉक की हैं, कुछ विशेषताएं बॉन्ड की, कुछ विशेषताएं म्यूचुअल फंड, सबका मिक्सअप है, और इसी मिक्सअप के रूप में इसे क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को स्थापित किया गया है। तो यह क्या है, इट इज एन इन बिटवीन व्हीकल दैट हैज फीचर्स ऑफ स्टॉक्स बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इसमें 3 प्रमुख रूप से 3 के फीचर हैं, स्टॉक्स के भी हैं, बॉन्ड्स के भी हैं, म्यूचुअल फंड के हैं। इट इज ए पूल्ड इन्वेस्टमेंट, यानी ये पहले से संचित यानी निवेश है, व्हीकल लाइक ए म्यूचुअल फंड बट अप्लीकेबल टू इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यानी जो म्यूचुअल फंड जैसा इसमें पहले से पैसा इसमें इकट्ठा संचित होता है, कोष होता है, लेकिन अंतर क्या है म्यूचुअल फंड से इसका, कि यह केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए खर्च किया जाएगा, इसीलिए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से संबोधित किया गया है। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का एक डेटा रिलीज किया गया, ये 2011 से 20 के बीच लगभग 10 सालों का डेटा रिलीज किया गया, और ये किसके द्वारा, तो NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा ये, इसमें यानी बताया क्या गया, इसमें देखो पहले एक UPSC में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या रीजन है कि उत्तर भारत से जो शुगर केन इंडस्ट्री हैं दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रही हैं, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि दक्षिण से जो शुगर केन इंडस्ट्री हैं उत्तर भारत राज्यों की तरफ क्या है स्थानांतरित हो रही। तो ये हो सकता है कि उल्टा क्वेश्चन फिर से मेंस में पूछ लिया जाए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो 6 शुगर केन प्रोड्यूसिंग नॉर्दर्न इंडियन स्टेट हैं, यानी उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और इसके बाद उत्तर भारत में उत्तराखंड है, और उसके बाद मध्य प्रदेश है, ये सब उत्तर भारत में आते हैं। तो ये कहा गया कि उत्तर भारत के जो 6 शुगर केन उत्पादक यानी गन्ना उत्पादक राज्य हैं, इनमें 42% वृद्धि देखी गई, और किसमें, आउटपुट वैल्यू, यानी जो शुगर केन जो गन्ना था उससे जो चीनी तैयार हुई, उसमें आउटपुट जो तैयार हुआ, प्रोडक्ट जो तैयार हुआ, आउटपुट वैल्यू मूल्य में भी, यहाँ मूल्य की बात हो रही है, आउटपुट मूल्य में 42% की वृद्धि देखी गई। वहीं दक्षिण के 5 राज्यों को सेम एज पीरियड में जब आकलन किया गया, असेसमेंट किया गया, तो उनमें 32.4% की कमी देखी गई। इस डेटा को जरूर लिखिए, जब भी आप क्वेश्चन ऐसा कोई मेंस में आए तो ये आप वहाँ डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। 42% उत्तर के 6 राज्यों में वृद्धि और दक्षिण के 5 राज्यों में 32.4% की आउटपुट वैल्यू में कमी देखी गई। अब इसका रीजन की बात आई कि उत्तरी राज्यों की ओर स्थानांतरण क्यों हो रहा है, जबकि इसके पहले उल्टा हुआ था। तो इसमें 2 रीजन बताए गए NSO के द्वारा कि उत्तर भारत का जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर गन्ना के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था का प्रबंधन है, यानी सिंचाई अच्छी है, सिंचाई की उचित व्यवस्था की वजह से अब उल्टा हो रहा है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर गन्ना उत्पादक जो इंडस्ट्री हैं वो स्थानांतरित हो रही हैं। दूसरा,
यानी एक FRP होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य गन्ना का, जिसे शुगर केन आर्डर कंट्रोल आर्डर 1996, इसी को हिंदी में गन्ना आदेश नियंत्रण 1996 के अंतर्गत इसे प्रदान किया जाता है, क्योंकि गन्ना MSP के अंतर्गत नहीं आता है। तो उसी को यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP के नाम से जाना जाता है। लेकिन राज्यों को ये छूट दी गई है कि उनके द्वारा अलग से SAP को जारी किया जा सकता है, जिसे स्टेट एडवाइजरी प्राइस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? स्टेट एडवाइजरी प्राइस। तो इसमें दूसरा जो रीजन बताया गया क्यों उत्तर भारत की ओर गन्ना जो इंडस्ट्री हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, तो दूसरा रीजन यही है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने SAP को FRP से इंक्रीज करके रखा है, ज़्यादा रखा है। और ज़्यादा रखा तो जाहिर सी बात है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में ऐसा नहीं है। तो ये दो इसमें प्रमुख रीजन बताए गए जिसकी वजह से ये कंपनियां उत्तर भारत की ओर स्थानांतरित कर रही हैं। अगला, अब ये यहाँ पर जो NSO है, इसी को पहले CSO और NSSO के नाम से अलग अलग जाना जाता था, लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इन दोनों का 2019 में विलय कर दिया गया और अब इसे NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जाना जाता, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। हिंदी में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत, जिसे शॉर्टकट में MOSPI के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत आता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अगला आप इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में कि डोपिंग वायलेशन, यानी जो डोपिंग वायलेशन के कारण जो कमलप्रीत कौर 26 वर्ष की महिला थी, इनको 3 सालों के लिए क्या किया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये इनका गेम ध्यान से समझिएगा, ये किसकी प्लेयर हैं? तो ये डिस्कस थ्रोवर यानी डिस्कस थ्रो की प्लेयर हैं। कौन ये लगाया है? तो ये वाडा के द्वारा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा लगाया गया। और इसी वाडा जो 1999 में स्थापित हुई है, और इसी वाडा के अंतर्गत वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड का निर्माण किया गया, जिसमें पूरे जितने भी प्लेयर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, उनका कभी भी सैंपल लेने के लिए यानी वाडा के जो अधिकारी गण हैं वो आपके आ सकते हैं। अगला, तो यहाँ पर लिखा भी है कि एट इंटरनेशनल इवेंट्स द ऑर्गेनाइजर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द टेस्टिंग, यानी इसमें अन्य में जैसे ओलंपिक समिति है, तो उसके द्वारा भी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका भी यानी सैंपल लिया जा सकता है टेस्टिंग के लिए। तो ये वाडा के अथराइज्ड से ही है, तो ये आपका वाडा प्रमुख एजेंसी है। भारत में अगर बात करें तो भारत में कौन है? नाडा है। कौन सी है? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला ये ध्यान रखिएगा, फिर इंफॉर्मेटिव ये क्वेश्चन है कि संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये आपका अभी ये चर्चा में क्योंकि ये 60 साल पूरा कर लिया। कब? 1972 में इसे कहाँ? एरीज मनोरा पीक जो नैनीताल उत्तराखंड में वहाँ पर स्थापित किया गया था, और इसकी लंबाई 104 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो पूछेगा कि ये कहाँ स्थापित है, तो ये ध्यान रखिएगा 1972 में इसे उत्तराखंड में के नैनीताल में स्थापित किया गया था। अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र किसके द्वारा ये शुरू किया गया? तो ये CBI के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये शुरू किया गया। इसके अंतर्गत जो बच्चों के साथ जो यौन शोषण होता है उसी को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें भारत के सभी राज्य व यूटी जिसमें शामिल हैं। तो ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूसिव मटेरियल, अब इसमें चाइल्ड एब्यूसिव जो सेक्सुअल एब्यूसिव मटेरियल है, तो इसमें भी इसी को रोकने के लिए इसे शुरू किया गया। CBI के द्वारा ये शुरू किया गया, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें बच्चों को जो पोर्नोग्राफी जो मटेरियल होता है या पोर्न वीडियो होते हैं, उनको देखने की अनुमति नहीं दी गई। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक जजमेंट भी दिया था। वो जजमेंट क्या था कि कोई भी एडल्ट
पूर्ण वीडियो देखने की अनुमति है। कोई अगर एडल्ट है 18 साल की आयु पार कर जाता है तो प्राइवेट प्लेस में, यानी अपने निजी स्थान पर जहाँ किसी दूसरे को कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो अपने प्राइवेट प्लेस पर अपने निजी स्थान पे वो क्या कर सकता है, यानी पोर्नोग्राफी वीडियो देख सकता है। लेकिन ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उस पर सख्त रोक लगाई गई है। इसके लिए जो आईटी एक्ट है उसमें भी बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं। अगला ये इम्पॉर्टेंट फिर आपकी न्यूज है, भारत के द्वारा इंडिजेनसली डेवलप्ड, इंडिजेनसली का मतलब हुआ स्वदेशी रूप से विकसित, एक न्यू जनरेशन मीडियम रेंज यानी मध्यम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल को क्या किया गया, सक्सेसफुली यानी लॉन्च कर दिया गया है। नाम इसका क्या दिया गया, तो नाम इसका अग्नि प्राइम इसका नाम दिया गया। अब बात आती है अग्नि प्राइम, तो अग्नि प्राइम ये कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप, जिससे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। अगर इसकी बात करें तो ये 2 स्टेज है जिसमें सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ इसे यानी लॉन्च किया गया है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, इसीलिए इसे मीडियम रेंज कहा गया है। इसे किसके द्वारा, तो ये डीआरडीओ के द्वारा यानी ये सब कारनामा किया गया है। बात करें इसका तो ये 10.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर चौड़ा है, 1.5 टन जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, परमाणु हथियार या आयुध हैं, उसको ले जाने में सक्षम है। ये कुल मिलाकर के परमाणु क्षमता से लैस है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये इसलिए पूछेगा क्योंकि यहाँ MIRV भारत में पहली बार हुआ है कि MIRV से इसे लैस किया गया। अब आपका प्रश्न उठना चाहिए कि MIRV ये है क्या, तो ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। री एंट्री व्हीकल है यानी इसे कई बार स्वतंत्र रूप से टारगेटेबल, यानी एक बार जैसे आपने लॉन्च कर दिया, टारगेट कर दिया, तो ये आपका क्या है, उसी का री एंट्री व्हीकल, यानी बार बार स्वतंत्र रूप से बार कई चरणों में इसे क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये पहली बार ये MIRV से लैस है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म है। सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में कौन कौन सी ऐसी मिसाइल हैं जो सरफेस टू सरफेस हैं, इनमें से एक अग्नि है, एक पृथ्वी है, एक सौर, यानी अग्नि की कई हैं, अग्नि 1 2 3 वो आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको अग्नि पृथ्वी ये 2 तो पता होती है, सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है, सूर्य मिसाइल और सौर मिसाइल, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, यानी सौर मिसाइल भी और सूर्य मिसाइल ये दोनों भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं। बात करें ये कैसी, तो 2 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। एक आपकी क्या, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती, बैलिस्टिक मतलब प्रोजेक्टाइल पथ पे ये ऐसे लॉन्च की गई तो ऐसे नहीं यहाँ गिरेगा, यानी इसमें एक बार अगर मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया, अब इसकी दशा और दिशा कुछ भी नहीं बदला जा सकता, यानी एक बिल्कुल प्रक्षेप्य पथ का अनुगमन करते हुए जाती है और एक टारगेट करती है। लेकिन ये जो मिसाइल होती है इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन एक दूसरी मिसाइल होती है जिसे किस नाम से जाना जाता है, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल मतलब कभी भी मिसाइल यहाँ तक पहुँची थी, अब इसकी दिशा इधर मोड़नी है, तब इसकी दिशा मोड़ सकते हैं, तो उससे क्रूज मिसाइल कहा जाता। अंतर शायद आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वो लर्नर टाइप का इन्फॉर्मेटिव ही क्वेश्चन है। 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, और पहले नाम जान लीजिए, नाम इसका टाइगर ट्रुम्प है। टाइगर ट्रुम्प है किन के बीच होता है, ये भारत और अमेरिका के बीच होता, USA के बीच होता। अभी 3 दिन का ये जो हुआ है विशाखापत्तनम में हुआ। एक चीज़ और याद रखिए कि विशाखापत्तनम में ही भारत के द्वारा जो मिलन 22 का आयोजन किया गया था, तो ये मिलन 22 का आयोजन भी विशाखापत्तनम में ही हुआ है। कहाँ हुआ, मिलन 22 का आयोजन भी विशाखापत्तनम में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है एडलग्यू हुरुन इंडिया परोपकारी 2022, यानी इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है और इसमें प्रथम स्थान जो दानकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं, ये भारत के SCL के जो संस्थापक हैं शिव नाडर साहब, शिव नाडर 1161 करोड़ रुपये दान किए, और ये
अजीम प्रेम जी को पीछे पछाड़कर ये प्रथम स्थान पे आ गए हैं। और दूसरे स्थान पे कौन है? अजीम प्रेम जी, जो 484 करोड़ रुपये ये वार्षिक है, वार्षिक दान करते हैं। अब बात करें महिला में, तो महिला में रोहिणी नीलेकरी ये 120 करोड़ रुपये दान के साथ प्रथम स्थान, सर्वोच्च स्थान पे बनी हुई है। अगला फिर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके अवार्ड बांटे जा चुके हैं। तो इसमें जो राज्य प्रदर्शन अच्छा किया उसमें नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे एमपी मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे तमिलनाडु रहा है। तो टॉप ये 3 स्टेट ध्यान रखिएगा, नंबर 1 पे यूपी, नंबर 2 पे एमपी, नंबर 3 पे तमिलनाडु। और ये किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसे महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, यानी स्कीम ये लाई गई थी। इसके अंतर्गत पक्का घर उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। इसके 2 कंपोनेंट थे, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। बात करें इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के अलावा यूटीज भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें आपका 2 यूटीज शामिल, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी दादरा नगर हवेली दमन दीव। तो ये अच्छा प्रदर्शन किए हैं, तो इनको भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यूटीज में शामिल किया गया। अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पे आते हैं, तो वर्स्ट डे ऑफ वीक यानी सप्ताह का सबसे बुरा खराब दिन कौन सा? तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। कौन सा? सोमवार यानी मंडे। अब ये क्यों ऐसा, ये बुरा दिन क्यों? क्योंकि जितने भी सरकारी कर्मचारी या अन्य जो निजी कर्मचारी हैं उनके लिए ये सोमवार का दिन बहुत खराब दिन होता है, क्योंकि मोस्टली अधिकांश मामलों में शनिवार संडे 2 दिन की छुट्टी पाने के बाद सोमवार काम निपटाने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ऑफिस अपना जाना होता है, इसीलिए सोमवार को सबसे खराब दिन के रूप में दर्ज कर दिया गया है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अगला त्रिपुरा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि त्रिपुरा के द्वारा यानी राज्य में पहला अंग्रेजी माध्यम का कॉलेज का उद्घाटन किया गया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शाह साहब, उनके द्वारा त्रिपुरा राज्य का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। तो पूछेगा कि ऐसा कौन राज्य है जिसने हाल ही में अपने यहाँ पहला अंग्रेजी डिग्री कॉलेज ओपन करने किया है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा है, त्रिपुरा। अगला इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कौन अनुमति दे दिया? पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा ये अनुमति दे दी गई है। अगला कंपटीशन, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है जिसे CCI के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा यानी 3 कंपनियों पर फाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। इसमें एक ओयो है, दूसरा मेक माई ट्रिप है और तीसरी गोइबिबो है। तो ये पूछेगा किस पे ये फाइन लगा है? तो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा अनुचित व्यापार करने की वजह से इन पे यानी ये लगाया है फाइन। और ये कितना? तो ये 392 करोड़ तीनों के ऊपर फाइन लगा। तो पूछेगा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस पे ये फाइन लगाया? तो ध्यान रखिएगा ओयो, मेक माई ट्रिप और तीसरी कौन? गोइबिबो। अगला, भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली, ये कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ये भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली है, तो जब भी ऐसा कुछ होता भारत की पहला, तब वो क्वेश्चन बनता है। और ये कहाँ उद्घाटन इसका हुआ? मुंबई, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ। वहाँ की जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जिनका नाम है मंगल प्रभात लोढ़ा, तो मंगल प्रभात लोढ़ा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये आज का रहा करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाइएगा। वीडियो को लाइक डिसलाइक करके जाइएगा और मन करे तो शेयर भी करके जाइएगा। PDF के लिए लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। जय हिंद, जय भारत।